नमस्कार, HMD हिंदी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी का ससुराल। देख नीलू, मेरी बात ध्यान से सुन ले। शादी के बाद ससुराल जाकर किसी का रोब सहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास तो शक्ल सूरत से ही चालाक लगती है, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो तुझे 2 बातें सुनाए तो तू 4 सुना देना। बस अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपने पति को शुरू से ही मुट्ठी में रख, उसकी नस पकड़ ले, समझी? फिर मौका देखकर सास ससुर से अलग हो जाना। मेरा सालों का तजुर्बा है, इसलिए बता रही हूँ। अकेली रहेगी तो राज करेगी और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। नीलू यह सब सुनकर थोड़ी असहज हो गई। क्या माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? उसने विरोध जताते हुए कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और वैसे भी मयंक के माता पिता बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन साथ ही माँ के लिए एक नाराजगी भी। अरे मेरी गुड़िया, मैं तो तुझे तरीका बता रही हूँ ताकि तू अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, ना कि किसी की कठपुतली बनकर। दुनिया बड़ी चालाक है बेटी, आजकल लड़कियों को 2 कदम आगे रहना पड़ता है। यह थे सरोज जी के विचार। सरोज जी, जिनके पति का देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। उनका बेटा जतिन उनसे अलग रहता था और बेटी नीलू की शादी नजदीक थी, और वह चाहती थी कि उनकी बेटी को शादी के बाद कोई समझौता न करना पड़े। इसलिए आज वह यह अनमोल ज्ञान अपनी बेटी को दे रही थी, और जैसे जैसे वह बोल रही थी, नीलू के मन में उनकी बातें जड़ें जमाने लगी। उसकी शंका धीरे धीरे विश्वास में बदल रही थी। नीलू अपनी माँ की बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक उसने हैरानी से माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, एक बात समझ नहीं आई। मेरा पति अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार कैसे हो जाएगा? I mean, यह कैसे पॉसिबल है? माँ ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर हल्के से हंसी और बोली, अरे नीलू पत्नी, चाहे तो क्या नहीं कर सकती? अपने पति को ऐसे काबू में कर कि तू उसकी जरूरत बन जाए। तेरे बिना वो एक कदम भी ना उठा सके। उसकी हर सांस में बस तू बस जाए, वह वही करेगा जो तू चाहेगी। कहते कहते उनका स्वर अचानक करवाहट से भर गया। अपनी भाभी से ही सीख लेना बेटी, हफ्ते भर में ही तेरे भाई को उड़ाकर ले गई मुझसे दूर। नीलू ने माँ की बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, लेकिन आप बताओ, आपने भैया को फोन किया या नहीं? नीलू की बात सुनते ही उसकी माँ का चेहरा एकदम तमतमा उठा, जैसे किसी ने पुरानी दबाई गई पीड़ा को फिर से कुरेद दिया हो। वो गुस्से से तमतमाते हुए बोली, नहीं किया और करूंगी भी नहीं। क्यों माँ, कब तक इस नाराजगी को सीने से लगाए रखोगी? नीलू ने सवाल किया। सरोज ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, उसने मेरे साथ क्या किया तुझे दिखाई नहीं दिया? लेकिन माँ, नीलू की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि माँ ने उसे बीच में ही काट दिया। आंखों में आंख सी भड़क उठी और वह गुस्से से तमतमाते हुए कुर्सी से उठी और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरे में खामोशी छा गई। नीलू हैरान और परेशान सी कुर्सी पर बैठी रह गई। उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर भैया ने ऐसा भी क्या कर दिया था जो वह उन्हें माफ नहीं कर सकती थी? वह सोच रही थी। दरअसल सारी कड़वाहट की जड़ नीलू के बड़े भाई जतिन से जुड़ी थी। जतिन कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की आरती से प्यार कर बैठा था। आरती गरीब घर से थी, पर उसमें संस्कार और सादगी के गुण थे, और जतिन उसकी ओर खींचा चला गया। लेकिन नीलू की माँ सरोज जी, उनके मन में तो कुछ और ही सपने थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बेटा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और जहाँ वह कहेंगी, उनका बेटा जतिन उसी लड़की से शादी करने को तैयार हो जाएगा। सरोज जी जतिन की शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से करना चाहती थी। ऐसी लड़की जो न केवल रूपवती हो, बल्कि अपने साथ इतना सब कुछ लेकर आए कि उनका समाज में एक रुतबा बन जाए। अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने वह गर्व से सिर ऊंचा करके अपनी बहू को मिलवाए कि देखो, यह है मेरी बहू जो इतनी खूबसूरत है और इतना सारा दहेज लाई है। उन्होंने एक लड़की पसंद भी कर ली थी, बड़े रईस घर की लड़की जो अपने साथ मोटा दहेज लेकर आती, उनके सपनों को हकीकत में बदल सकती थी। जब सरोज जी ने जतिन से यह बात कही
तो उसने साफ कह दिया, माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरानी से पूछा, मानो सुना तो हो पर स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ माँ, जतिन ने दोहराया। सरोज जी के सपनों की दुनिया ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गई, और जब उन्हें पता चला कि वह लड़की गरीब घर की है, फिर तो उनकी नाराजगी आग में तब्दील हो गई। जतिन ने अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर सरोज जी का दिल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। कोई और रास्ता ना पाकर एक दिन जतिन ने कोर्ट मैरिज कर ली और आरती को घर ले आया। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे जतिन और उस लड़की आरती को एक साथ देखा वर वधू के रूप में, तो सरोज जी के भीतर की जिद और अहम फट पद्दा। सरोज जी ने उसे देखते ही अल्टीमेटम दे दिया, या तो तुझे इस लड़की को छोड़ना पड़ेगा या मुझे। जतिन ने अपनी माँ के पांव में गिरकर माफी मांगी और आरती को बहू स्वीकार करने की प्रार्थना की, परंतु सरोज जी ने नजरें फेर ली। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जतिन को भरोसा था कि माँ की नाराजगी चिरस्थायी नहीं है, वे केवल कुछ समय के लिए ही नाराज हैं। लेकिन जब वे आरती के सरल स्वभाव, उसकी सादगी, उसकी विनम्रता को जानेंगी तो उसे स्वीकार कर लेंगी, उसे अपनाने लगेंगी। लेकिन उसकी यह उम्मीदें जल्द ही निराशा में बदलने लगी। सरोज जी का व्यवहार आरती के लिए हर दिन और कठोर होता जा रहा था। नीलू ने भी अपनी माँ को समझाना चाहा, लेकिन सरोज जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। जतिन बुरी स्थिति में फंस चुका था। परेशान होकर आखिरकार शादी के 2 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और घर छोड़ दिया। बाद में उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर चला गया। वह जानता था कि उसकी माँ अपनी जिद के आगे झुकने को हरगिज तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने समय को ही मरहम बनने दिया। माँ की नाराजगी के बावजूद जतिन हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता था, बिना चूके। नीलू के जरिए वह घर की खबर रखता और खुद भी कभी कभी माँ को फोन करता, पर माँ हर बार उसका नंबर देखकर फोन काट देती। हालांकि सरोज जी की बेटी नीलू की भी लव मैरिज ही हो रही थी, लेकिन सरोज जी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि नीलू के ससुराल वालों का स्टेटस उनसे अच्छा था। आखिरकार नीलू की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी। शादी के खर्चों के लिए जतिन ने पहले ही अपनी माँ के अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे। सरोज जी ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक खालीपन साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटे जतिन और बहू आरती को शादी का न्योता नहीं दिया था। नीलू ने कई बार माँ से कहा, माँ भैया को बुला लो ना, ये मेरी शादी है, वो नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा। पर सरोज जी हर बार टाल देती, लेकिन जतिन अपने दिल की सुनने वाला इंसान था। नीलू को विश्वास था कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही नीलू को आशीर्वाद देने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। नीलू जब कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, तब जतिन अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर नीलू की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। भैया, तुम आ गए, मुझे पता था तुम रुक नहीं पाओगे। आरती ने भी नीलू को गले लगाया और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो नीलू, खुश रहना हमेशा। जतिन ने माँ की ओर देखा, कुछ कदम बढ़ाए, पर सरोज जी ने मुंह फेर लिया तो जतिन नीलू के सिर पर हाथ फेरकर अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। शादी की रस्में पूरी हुई और नीलू अपने ससुराल पहुंच गई। नया घर, नए लोग और एक नई जिंदगी उसके सामने थी। ससुराल में उसका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। सास ससुर ने उसे बेटी की तरह गले लगाया। शादी की रस्में पूरी होने के बाद थकावट सब पर हावी हो चुकी थी। देर रात तक चली हंसी मजाक और रिवाजों की चहल पहल के बाद ससुराल में सभी लोग अपने कमरों में सोने चले गए। नीलू भी मयंक के साथ अपने कमरे में थी, जहां उसे नींद ने जल्द ही आ घेरा। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में फैल गईं और नीलू की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अब भी बिस्तर पर ही थी, आलस भरी नजरों से छत को देख रही थी। तभी उसका फोन जोर से बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम देखकर उसने फोन उठाया। मयंक उस वक्त वहां नहीं था, शायद बाथरूम में था। हाँ माँ, सुबह सुबह कैसे याद आ गई? नीलू ने हल्के से हंसते हुए कहा। सरोज जी की आवाज में वही चिढ़, परिचित वाक पटोता थी। अरे मेरी बेटी ससुराल पहुंच गई, उसका हालचाल भी ना लूं तो माँ कहलाऊंगी। बोल, वहां सब कैसे हैं? सब ठीक है ना?
नीलू हंस पड़ी और बिस्तर पर थोड़ा सीधा बैठते हुए बोली, अरे माँ, सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो, अभी मुझे तैयार होना है। मम्मी जी ने कहा था कि आज मीठा बनाने की रस्म है। क्या? सरोज जी का स्वर एकदम से सख्त हो गया। पहले ही दिन तुझे काम पर लगा देंगे यह लोग। मैंने कहा था ना बेटी, बहुत चालाक है तेरी सास। सबके सामने तो भली थी कि हम बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं, अब बेटी बेटी बोलकर तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? नीलू ने माँ की बात सुनी और एक पल को सोच में पड़ गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मयंक बाहर आया। नीलू ने झट से कहा, अच्छा माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और फोन रख दिया। मयंक ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसका फोन था? नीलू ने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी, माँ का था, बस मेरा हालचाल पूछ रही थी। वो उठी और तैयार होने के लिए अलमारी की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद मयंक भी तैयार हो गया, लेकिन उसने देखा कि नीलू के माथे पर शिकन थी, हाथों की उंगलियां आपस में गुथमगथा हो रही थीं। मयंक ने उसका चेहरा गौर से देखा, मुस्कुराया और प्यार से पूछा, किसी बात से परेशान हो क्या? अरे तुम चिंता मत करो, हमारे घर का माहौल बहुत अलग है। पिताजी का व्यवहार इतना अच्छा है कि कभी ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं। गुस्सा तो जैसे उनके स्वभाव में है ही नहीं। और माँ का तो क्या ही कहना, उनका स्वभाव तुम खुद ही देख लेना। अब चले बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे। नीलू कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कमरे से बाहर निकली तो हवा में ताजे पराठों और देसी घी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। दोनों ने पैर छूकर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। तभी गायत्री जी, नीलू की सास, ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। नीलू थोड़ा झिझकी, पर गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए उसके और मयंक के लिए कुर्सी खींच दी और बड़े प्यार से कहा, तुम दोनों बैठो, मैं अभी गरम पराठे लेकर आती हूँ। तभी मेहमानों में बैठी एक बुजुर्ग महिला, शायद कोई रिश्तेदार थी, थोड़ा हंसी में थोड़ा तंज में बोल पड़ी, अरे गायत्री, यह क्या? बहू ने घूंघट तो छोड़ो, पल्लू भी नहीं लिया है, इसे बोलो घूंघट करने को। बहुएं ऐसे खुले सिर थोड़े घूमती हैं। जमाना भले बदल गया हो, पर रीति रिवाज तो नहीं बदलेंगे ना। पल भर को नीलू सकपका गई। उसे लगा कि अभी सासू माँ उसे यह गलती करने पर कुछ सुना देंगी, पर गायत्री जी ने मुस्कान बनाए रखी और सहजता से जवाब दिया, अरे ताई जी, आपने इस घर में रेखा को घूंघट के देखा था क्या? रेखा गायत्री जी की बेटी और मयंक की बड़ी बहन है, जो कि शादीशुदा है। ताई जी ने चौंक कर कहा, वह तो इस घर की बेटी है, वो क्यों घूंघट करेगी भला? गायत्री जी अब भी मुस्कुराते हुए नीलू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो यह भी तो मेरी बेटी है और मेरे लिए मेरी रेखा जैसी ही है। बेटी और बहू इस घर में बराबर है, फिर इसे घूंघट करने की क्या जरूरत है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सासू माँ के लफ्ज नीलू के कानों से होते हुए दिल में उतर गए। भीतर ही भीतर एक सुखद एहसास होने लगा, मानो बर्फीली सर्दी में बदन पर सूरज की धूप पड़ी हो। यह वही सास थी जिनके बारे में माँ ने 100 संदेह पाले थे। नाश्ते के बाद दोनों सास बहू ने मिलकर हलवा बनाया और सबको परोसा। पग फेरे की रस्म के बाद नीलू और मयंक कुछ दिनों के लिए घूमने निकल गए। हसीन वादियों में बिताए वो 10 दिन कभी ना भूल सकने वाला अनुभव था उसके लिए। मयंक का प्यार, उसकी छोटी छोटी शरारतें और नीलू का हर पल को जी लेने का उत्साह, वे दोनों मजबूत रिश्ते की डोर से बंधते चले गए। जब वह वापस लौटे तो नीलू ने अपनी टीचर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली, लेकिन घर लौटकर वो थकान के बावजूद रसोई में गायत्री जी का हाथ बटाती थी। उसे लगता था कि यह उसका फर्ज है। एक शाम जब नीलू चाय की चुस्कियां लेते हुए गायत्री जी के साथ सब्जी काट रही थी, तो गायत्री जी ने उसे प्यार से टोका, नीलू, यह चाकू नीचे रख दे। तू सारा दिन स्कूल में बच्चों को संभालती है, इतना काम करती है, फिर यहाँ क्यों थकान मोल लेती है? यह घर तेरा है बेटी, उतने ही आराम से रह जितने अपने मायके में रहती थी। मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम दोनों हंसते खेलते अपनी जिंदगी जियो, काम की टेंशन मत लिया कर। नीलू ने चाकू रख दिया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप सारा दिन घर में लगी रहती हैं,
सारा बोझ आप पर पड़े ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो बस थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। उसकी बातें गायत्री जी के दिल को छू गई। गायत्री जी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोली, अरे बेटी, तू नौकरी करती है, अपना ध्यान उसी में दे। मेरी मदद के लिए तो मेड आती है, और हाँ, कभी तेरा मन करे तो खाना बना लेना, पर परेशान होकर कुछ मत करना, मुझे तो खाना बनाने का शौक है। फिर वो थोड़ा रुककर शरारती अंदाज में आगे बोली, और सुन, तू जब नौकरी पर जाती है ना, तेरे ससुर जी भी रसोई में कदम रख देते हैं। अच्छा ही है, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जाम हो, उससे बेहतर है काम कर ले। नीलू की आंखें चौड़ी हो गईं। सच मां जी, पापा जी खाना बनाते हैं? वो हैरान थी। गायत्री जी हंस पड़ी। हाँ बेटी, कल जो सब्जी तूने खाई थी ना, वो तेरे ससुर जी ने बनाई थी। तू तो बहुत तारीफ कर रही थी। उनकी हंसी में एक मासूम मजा था। नीलू का मुंह खुला रह गया। सच्ची माँ जी, मुझे तो लगा आपने बनाई होगी। पापा जी को तो देखकर लगता है कि बस अखबार पढ़ना और चाय पीना ही उनका शौक है। वह भी हंस पड़ी। एक दिन शाम को जब नीलू स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि गायत्री जी और ससुर जी मिलकर रसोई में कुछ बना रहे थे। नीलू ने बैग किनारे रखा और गायत्री जी के पास रसोई में चली आई। ससुर जी ने उसे देखते ही कहा, आजा नीलू बेटा, आज तेरे लिए खास पकौधे बन रहे हैं। गायत्री जी ने एक पकौदा उठाकर नीलू को खिला दिया तो नीलू हंसते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो कमाल के पकौधे बनाते हैं। बस बस तारीफ मत कर बेटा, वरना हर बार गायत्री मुझे ही पकौधे तलने को कहेगी। ससुर जी बोले तो घर में हंसी की लहर दौड़ गई। नीलू को महसूस होने लगा जैसे वह इस घर की पुरानी सदस्य हो। अभी सब ठाकों में मगन थे कि नीलू का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से सरोज जी की आवाज आई, क्यों नीलू, अपनी माँ को तो भूल ही गई शादी के बाद? क्या तुझे मेरी याद भी नहीं आती? नीलू ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। कल जब आपने फोन किया था तो सब लोग खाना खा रहे थे। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बाद में बात करूंगी। सरोज जी की आवाज और चुभती गई। अरे हाँ हाँ, सब लोग खा रहे थे और तू रसोई में खड़ी उनकी सेवा में लगी थी। कितनी बार कहा है तुझसे, नौकरानी मत बन उनके घर में। जब भी काम बोले बीमार पड़ने का नाटक कर लिया कर। नीलू का दिल बैठने लगा। वह संयम से बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मैं खुद करना चाहती थी। यह घर मेरा भी तो है अब। अच्छा अच्छा, तू यह बता, कब आ रही है मुझसे मिलने? नीलू एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली, अच्छा माँ, मैं माँ जी से पूछ लूंगी। अगर कोई जरूरी काम ना हुआ तो आ जाऊंगी। क्या अब मुझसे मिलने के लिए भी तू अपनी सास से पूछेगी? और अगर वह मना कर दे तो तू नहीं आएगी? अगर तू यही सब करती रही तो कभी भी अपने सास ससुर से अलग नहीं हो पाएगी। ना कभी आजादी मिलेगी, ना अपना वक्त। माँ, आप हमेशा एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? मैंने आपको बताया था ना, मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं हैं जैसा आप सोचती हैं। अगर आपको शक है तो एक बार यहाँ आकर देख लो। वैसे मैं तो कहती हूँ एक बार आ ही जाओ, आपको भी सीख मिलेगी कि एक सास को कैसा होना चाहिए। सरोज जी का स्वर और तीखा हो गया। बस बस, अपने सास ससुर के पक्ष में इतने कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सब समझ में आता है। अब मैं फोन रखती हूँ। फोन कट होने के बाद नीलू बैठक में लौट आई, जहाँ गायत्री जी चाय पी रही थी। किसका फोन था बेटा? माँ का, नीलू ने कहा। गायत्री जी ने एक क्षण को गहरी सांस ली, फिर बेहद स्नेह से कहा, अकेली रहती है ना, उदास हो जाती होंगी। माँ तो माँ होती है, हालचाल ले लिया करो उनका और मिल भी आया करो। नीलू ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। फिर गायत्री जी बोली, ऐसा करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो मयंक ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देगा और शाम को वापस ले आएगा। फिर जब स्कूल में छुट्टियां मिलेंगी तो कुछ दिन रह भी लेना माँ के साथ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ मम्मी जी, ठीक है। अगले दिन जब नीलू मायके पहुंची तो दरवाजा खुलते ही सरोज जी की आंखें फैल गईं और चेहरा खिल उठा। आज उनकी खुशी छिपाई नहीं छिप रही थी। पूरा दिन उन्होंने नीलू के साथ बातें करते हुए बिताया। शाम को नीलू मयंक के साथ वापस आ गई। अगले दिन उसे स्कूल जाना था, लेकिन वह सुबह एक अनजान आंधी की तरह आई। नीलू स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी के पल्लू को संभालते हुए वो आईने के सामने खड़ी थी। तभी उसका फोन बजा, लेकिन
माँ का नाम देखकर वो हैरान हुई। रात को तो मिलकर आई थी, अब सुबह सुबह क्या हुआ? उसने फोन उठाया और दूसरी ओर से सरोज जी की कांपती दर्द भरी आवाज आई, बेटी तू जल्दी आ जा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ना जाने कैसे पैर फिसल गया, बड़ी मुश्किल से फोन तक पहुंची हूँ। माँ की कांपती आवाज सुनकर नीलू के हाथों से कंघी छूट गई, उसकी सांसें थम गई। वो दौड़कर मयंक के पास गई जो अब भी बिस्तर पर था। मयंक, माँ को कुछ हो गया है, वो गिर गई है, जल्दी चलो। मयंक एकदम से उठा और गायत्री जी को आवाज दी, माँ नीलू की माँ को चोट लगी है। मयंक ने फौरन गाड़ी निकाली। गायत्री जी भी बिना वक्त गवाए तैयार हो गई। मैं भी चलती हूँ। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट की। नीलू और गायत्री जी साथ बैठे और तीनों सरोज जी के घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा सरोज जी फर्श पर थी, दर्द में कराहती हुई, चेहरा पसीने से भीगा था, बाल बिखरे हुए और आंखों में दर्द से ज्यादा बेबसी थी। माँ नीलू झुककर उनके पास बैठ गई। गायत्री जी ने तुरंत हालात समझ लिए। लगता है अंदरूनी चोट है, चलो फौरन अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल में जांच हुई, एक्सरे भी लिया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, चोट थोड़ी गहरी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सूजन और खिंचाव ज्यादा है। कुछ हफ्तों का सख्त आराम जरूरी है। कोई झटका या लापरवाही से हालात बिगड़ सकते हैं। नीलू ने माँ का हाथ थाम लिया। सरोज जी की आंखें नम थीं, पर वह चुप थी। गायत्री जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप टेंशन मत लो, नीलू और मयंक है ना, सब संभाल लेंगे। नीलू ने फौरन कहा, मैं कुछ दिनों के लिए माँ के साथ ही रुक जाती हूँ, घर का काम भी देख लूंगी और इनकी देखभाल भी हो जाएगी। इतना सुनते ही गायत्री जी ने बड़े अपनेपन के साथ कहा, अरे नहीं बेटा, तू अकेली कैसे सब संभालेगी? ऊपर से तेरी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि तू हर काम अकेले कर सके। हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं, वहाँ सब होंगे, तू, मैं, मयंक सब मिलकर देखभाल करेंगे तो ठीक भी जल्दी हो जाएंगी। सरोज जी ने पहले तो विरोध करना चाहा, होठ हिले भी, पर दर्द और कमजोरी ने उन्हें चुप करा दिया। मयंक ने तुरंत अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर सब मिलकर सरोज जी को कार में बिठाकर घर ले आए। नीलू ने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ली। अब उसका पूरा ध्यान माँ की देखभाल में था। वह माँ की दवाइयों, बाकी सुविधाओं का ध्यान रख रही थी, तो गायत्री जी रसोई संभाल रही थी। आज वह उनके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर ले आई। लीजिए बहन जी, दलिया खा लीजिए, फिर दवा भी लेनी है। सरोज जी, जो अब तक खुद को दूसरों से अलग और ऊपर मानती आई थी, पहली बार इतनी मदद लेते हुए खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रही थी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए बहन जी, सरोज जी संकोच के साथ बोली, तो गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ कैसी? आप मेरी नीलू की माँ है तो मेरे लिए भी घर की है, बस चुपचाप खा लीजिए। 1 हफ्ता बीत चुका था। सरोज जी अब भी नीलू और मयंक के घर पर थीं। चोट की तकलीफ कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन अब भी पूरी तरह उठ बैठ नहीं पा रही थी। आज सैटरडे नाइट थी, तो हर शनिवार की तरह आज भी सब लोग बैठकर एक साथ फिल्म देखने वाले थे। मयंक और नीलू सरोज जी को भी व्हील चेयर पर बैठाकर लिविंग रूम में ले आए, जहां टीवी रखा था। गायत्री जी ने पहले ही टेबल पर पॉपकॉर्न रख दिए थे। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी कॉमेडी फिल्म की शुरुआत हो रही थी। गायत्री जी कभी सबको पॉपकॉर्न बांटती तो कभी फिल्म के मजेदार सीन का आनंद लेने लगती। नीलू और मयंक तो मजेदार डायलॉग पर अपनी अपनी टिप्पणी देने लगते, तो वहीं ससुर जी जोर से ठहाके लगाकर हंसते। कमरे में हंसी की गूंज थी। सरोज जी इस माहौल को देखकर अभिभूत थी। उस रात सरोज जी को नींद नहीं आई। इस घर के माहौल को देखकर वह हैरान थी। यहाँ सबके बीच एक अनोखा प्यार था, कोई रोक टोक नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सच्ची आत्मीयता। नीलू को यह लोग कितना चाहते थे, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है, पर यह दुनिया उन्हें इतनी अपनी सी लगने लगी थी कि मन में एक अनजाना सा सुकून पनपने लगा था। यह घर महज ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, यह एक ऐसा आशियाना था जिसकी नींव प्यार भरे रिश्तों पर टिकी थी। यहाँ तनाव का नामो निशान नहीं था, हर कोने से खुशियां चहकती थीं। अब तो सरोज जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं भी कितनी पागल थी जो इस परिवार से अलग हो जाने को कह रही थी। मैं अपनी नीलू को, लेकिन अब
नीलू की एक हफ्ते की छुट्टियां पूरी हो चुकी थीं। स्कूल से फोन आया था। वार्षिक महोत्सव आने वाला था और स्कूल में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और बतौर सीनियर टीचर उसकी मौजूदगी जरूरी थी। फोन रखते ही उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उस समय गायत्री जी भी वहां बैठी थी। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा तो नीलू बोली, वो माजी स्कूल का एनुअल फंक्शन नजदीक है, मैनेजमेंट की तरफ से कॉल था, जाना पड़ेगा। पर उसकी आंखों में घुली चिंता और स्वर में छिपा बोझ साफ झलक रहा था। अरे तो हम है ना बेटा, परेशानी क्या है? गायत्री जी ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा। लेकिन माँ को यूं छोड़कर? मेरा मतलब है, आप कैसे सब कुछ संभाल पाएंगी? गायत्री जी ने उसे शांत लेकिन भरोसे भरे स्वर में कहा, तू निश्चिंत होकर स्कूल जा, मैं यहाँ हूँ ना, और मेड भी लौट आई है गांव से। हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तेरा काम भी जरूरी है और तुम्हारी माँ की देखभाल भी। हम दोनों सब संभाल लेंगे। नीलू ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। गायत्री जी की एक बात ने नीलू का मन हल्का कर दिया। नीलू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल से स्कूल चली जाऊंगी। गायत्री जी ने सिर पर हाथ रखा। जाओ, अब अपना काम मन लगाकर करना और यहाँ की फिक्र मत करना। उन दोनों सास बहू की बातें सुनकर सामने बैठी सरोज जी की आंखें आंसुओं से भीग गईं। नीलू ने अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर दिया। पीछे गायत्री जी ने अपने पति के साथ मिलकर घर को बखूबी संभाल लिया। सरोज जी की देखभाल में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। दवाइयां समय पर देना, उनकी पसंद का खाना और हर सुविधा का ख्याल। धीरे धीरे सरोज जी की तबीयत में सुधार आने लगा। उनकी सेहत के साथ साथ स्वभाव में भी नरमी छाने लगी। पहले वह खाली वक्त किटी पार्टियों में बिताया करती थी, जहां लोग एक दूसरे की बुराइयां और हैसियत के दिखावे में ही लगे रहते थे। वहीं आजकल वे गायत्री जी के साथ बैठकर सत्संग सुना करती थीं। कभी कभी ध्यान में भी बैठ जाती थी। यह बदलाव देखकर नीलू का मन खुश था। अब सरोज जी लगभग ठीक हो चुकी थी, थोड़ा बहुत चलने भी लगी थी। एक दिन नीलू ने उन्हें खड़े देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। माँ, आप चल रही हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए वो उनके गले लग पड़ी। एक शाम गायत्री जी और सरोज जी सोफे पर साथ बैठी थी। चाय के प्याले हाथ में लिए सरोज जी ने धीरे से कहा, अब मैं सोच रही हूँ अपने घर लौट जाऊं। गायत्री जी ने चौंक कर देखा। क्यों बहन जी, यहीं रहिए, यहाँ मैं आपके साथ हूँ। नीलू है, मयंक है, हम सब हैं। घर जाकर अकेले क्या करेंगी? परेशान ही होंगी। सरोज जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। बात तो आप ठीक कहती हैं, यहाँ रहते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अपना खाली घर तो काटने को दौड़ता है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले नीलू के पापा मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरा बेटा जिसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, उसने भी मुझे दगा दे दिया। मैं चाहती थी कि जतिन के लिए लड़की मैं चुनूं तो क्या गलत था। इतना अच्छा खानदान था, रुतबा था उनका समाज में, खूब धन संपत्ति थी, लेकिन जतिन ने तो कहते कहते उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर बोली, अब तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती, बात तक भी नहीं करती। गायत्री जी ने गहरी नजर से उन्हें देखा और बोली, लेकिन बहन जी एक बात तो बताइए, क्या आपने एक बार भी जतिन की बात सुनने की कोशिश की? क्या कभी उसकी पसंद की लड़की को समझने की या जानने की कोशिश की? सरोज जी चुप रही, जैसे कोई जवाब उनके पास था ही नहीं। दिल तो हर माँ का एक सा होता है। आपने जो चाहा वह गलत नहीं था, लेकिन बच्चों के प्यार में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी के फैसले वह बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम तो केवल उनके लिए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन चलना उन्हें है। अगर वह अपने बनाए रास्ते पर खुश हैं, तो क्या हमें भी खुश नहीं होना चाहिए? सरोज जी की आंखें कुछ पल को दूर कहीं टिक गईं। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आप जो कह रही हैं मैं समझती हूँ गायत्री जी, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी चाहती थी कि समाज में सर उठाकर चलूं। आखिर लोगों के बीच हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं। गरीब घर की लड़की के साथ रिश्ता करके उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी किटी की सहेलियां हंसने लगी थी मुझ पर, मजाक बनाकर रख दिया था उन्होंने मेरा। वह सब हुआ जतिन और उस लड़की की वजह से। क्या थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रुतबा चाहना भी गुनाह है? गायत्री जी उनकी आंखों में झांकते हुए धीरे से मुस्कुराई।
यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप ही बताइए, समाज के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब कर देना क्या सही था? जिन्हें आप अपना दोस्त मानती हैं, वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। यह आप समझ ही नहीं पाई। यह बात सुनकर सरोज जी सन्न रह गई। फिर गायत्री जी जरा पास खिसक कर आई और आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती बहन जी, लेकिन वह जैसी चलती है वैसी ही सबसे बेहतर साबित होती है। आपको यकीन नहीं होगा, मयंक के लिए एक बहुत ही ऊंचे घराने से रिश्ता आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी और अपने पिता के साथ उनका बिजनेस संभालती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हम सबको लगा बस अब यही रिश्ता कर देना चाहिए, लेकिन मयंक ने साफ मना कर दिया और कारण पूछने पर हमें बता दिया कि वह नीलू से प्यार करता है और उसी के साथ 7 फेरे लेकर अपना जीवन बिताना चाहता है। हमने मयंक के फैसले का सम्मान किया, गायत्री जी बोली, क्योंकि हमें उसकी खुशी प्यारी थी। अगर हम उस वक्त धन दौलत के पीछे भागते तो शायद वह रिश्ता हो जाता, पर उसमें मेरे बेटे की खुशी शामिल ना होती और मुझे जिंदगी भर उसका मलाल रहता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की शायद हमारे घर में टिक भी ना पाती। आज अपने बेटे को उसकी पत्नी के साथ खुश देखती हूँ तो सुकून मिलता है, लेकिन बहन जी आपने ठीक उसका उल्टा किया। आपने पैसे को तरजीह दी और अपने ही बेटे से रिश्ता तोड़ लिया। यह छोटी छोटी बातें हैं, पर जब इन्हें अहम बना लिया जाए तो यह जिंदगी को बोझ बना देती है। और आप भी यही गलती कर बैठी हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जो पैसे से भी नहीं कमाई जा सकती। सरोज जी के दिल में हलचल मच रही थी। होठ हिले पर शब्द नहीं निकले। गायत्री जी ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद फिर कहा, वैसे एक बात कहूँ, आपका बेटा आज भी आपके बेहद करीब है। नीलू ने मुझे बताया कि वहां के घर का पूरा खर्च उठाता है। अक्सर नीलू को फोन करता है, नीलू और मयंक से बात करता है, उसका हाल पूछता है और आपका भी। आप यकीन नहीं मानेंगी, जिस दिन से आपको चोट लगी है रोज उसका फोन आता है आपकी तबीयत पूछने के लिए। आपने तो मान लिया कि उसने आपको छोड़ दिया है, पर सच तो यह है कि आपने ही उसे खुद से दूर कर दिया। सरोज जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। उन्होंने कुछ कहना चाहा पर गला रंध गया। कई वर्षों से जमी एक जिद आज जाकर पिघलने लगी थी। उनकी कांपती उंगलियों ने गायत्री जी का हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उस रात सरोज जी को नींद नहीं आई। पलंग पर लेटी रही, मगर आंखें छत की ओर टिकी थीं। सुबह जब नीलू उठी तो देखा माँ चुपचाप तैयार हो रही हैं। क्या हुआ माँ? नीलू ने हैरानी से पूछा तो उन्होंने अचानक फैसला सुनाया, नीलू मैं अपने घर लौट रही हूँ। नीलू हैरान थी। माँ आप ठीक तो है ना? अचानक यह क्या? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन सरोज जी ने बस इतना कहा, बहुत दिन तकलीफ दे दी तुम्हें, अब मुझे घर जाना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सबने उन्हें कुछ दिन और रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार मयंक उन्हें कार से घर छोड़ाया। कुछ देर बाद नीलू ने माँ को फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी थी। शाम ढली ही थी कि नीलू के फोन की घंटी बजी। वो झट से उठी और जल्दी से फोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी ओर से जो सुनने को मिला, नीलू का दिल कांप उठा। क्या? वो आश्चर्य भरे स्वर में बोली और फिर अचानक उसकी आवाज टूट गई। गला भर आया। फोन सुनते सुनते वह फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर के बाद रोते रोते कमरे से बाहर आई। फोन कट चुका था। इधर गायत्री जी और मयंक उसे यूं रोते देख घबरा गए। वे दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ नीलू, कुछ तो बताओ। लेकिन नीलू बस रोती रही। अरे बताओ तो बेटा, बात क्या है? गायत्री जी का दिल बैठा जा रहा था। फिर नीलू अचानक आगे बढ़ी और अपनी सास के गले लग गई। थैंक यू मां जी, आप बहुत अच्छी हैं, कहते हुए वो फिर से रो पड़ी। गायत्री जी चौंकी। बात क्या है बेटा? तो नीलू ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। भैया का फोन था। वो कह रहे थे कि माँ उनके पास उनके घर पर है। आज उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर भैया और भाभी दोनों हैरान ही रह गए थे। सुनकर गायत्री जी की आंखें नम हो गईं। सच में सरोज जी अपने बेटे के पास? मयंक ने पास आकर कहा। ये तो कमाल ही हो गया। नीलू ने हिचकियां लेते हुए आगे बताया। पता है माँ जी, माँ ने न केवल भैया को गले लगाया बल्कि उनसे माफी भी मांगी।
फिर भाभी को गले से लगाकर देर तक रोती रही, बार बार माफी मांगती रही। भैया यह सब बताते हुए खुद भी रो रहे थे। नीलू की हिचकियों में अब राहत घुलने लगी थी। पल भर को घर में सन्नाटा छा गया था और फिर नीलू ने धीरे से कहा। यह बात बताने के बाद भैया ने माँ को फोन पकड़ा दिया। माँ ने कहा, नीलू, मेरी आंखों पर एक पर्दा था, अपने ही अहम और पूर्वाग्रहों का। मैं बहू में कमी ढूंढती रही, पर दरअसल कमी मेरी सोच में थी। तू जानती है, जब मैंने तेरी सासू माँ से बात की तो उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के अहम की दीवारें तोड़ दी। और सच कहूँ नीलू, उस दिन पहली बार मुझे अपनी गलतियां नजर आई। अब मैं भी अपने बेटे बहू के साथ हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ सिखा दिया है तेरी सास ने मुझे। अब मैं भी अपनी बहू को वैसे ही प्यार से रखूंगी जैसे तेरी सास रखती है। और फिर माँ बोली, अब फोन रखती हूँ, तेरी भाभी मेरे लिए खाना बनाकर लाई है, हम सब मिलकर खाएंगे। भरी आंखें लिए नीलू ने अपनी बात पूरी की तो गायत्री जी ने नीलू के सिर पर हाथ फेरा। उनकी अपनी आंखें भी भीग रही थीं। देखा बेटी, माफी में वह ताकत होती है जो रिश्तों के मलबे को भी घर में तब्दील कर दे। यहाँ तो सिर्फ थोड़ा मनमुटाव था, अब तेरा पूरा परिवार साथ होगा। गायत्री जी नीलू के आंसू पोंछते हुए बोली तो नीलू ने उनकी हथेली चूम ली। माँ जी, जो काम मैं आज तक नहीं कर पाई वह आपने कर दिखाया। आपकी वजह से आज मेरा बिखरा हुआ मायका फिर से गुलजार हो गया। भगवान करे ऐसी सास सबको मिले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माफी में सच में इतनी ताकत होती है कि बिखरे हुए घर परिवार को जोड़ दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।